बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं। अव्वल तो मानते नहीं और मान भी लें तो यही कहते हैं यकीन तो वैसे नहीं आता, मगर वो सच होते हैं। एक ऐसा ही खौफनाक वाक़या जो हमारे दोस्तों के साथ पेश आया, वो वाक़या आप भी सुने। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त मिलकर अपने ही मोहल्ले के ग्राउंड में खेलते थे और खेल के बाद वापस आकर इकट्ठे होते और खूब महफिल जमाते और खूब हल्ला गुल्ला और इधर उधर की बातें सुनाते। हर कोई अपने अपने वाक़यात एक दूसरे से शेयर करता और बहुत सा टाइम हम इकट्ठे गुजारते थे। मेरे दोस्तों में एक दो दोस्त ऐसे भी थे जो जन्नत की बातों पर यकीन नहीं रखते थे और कुछ दोस्त ऐसे जो अपने निडर होने का दावा करते थे। अक्सर जन्नत का भी जिक्र चलता था। उस दिन हम दोस्त खाना खा के सब एक जगह इकट्ठे हुए। हम दोस्तों में से उन्हीं दोस्तों ने कहा आज जुमेरात का दिन है, यानी कि चुड़ैलों और भूतों का दिन है। मैं वैसे इन पर यकीन तो नहीं रखता था, लेकिन मैं खामोशी से सुनता रहा क्योंकि मेरा सामना कभी इन चीज़ों से नहीं हुआ था और ना ही कभी घर वालों ने इन चीज़ों का जिक्र किया था। मैं उनकी बातें सुनकर हंसने लगा। ओ यार छोड़ो, इन फजूल बातों में कहाँ पड़ गए हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तुम लोग ऐसे ही फजूल बातों में लग जाते हो। वो दोनों दोस्त मुझ पर गुस्सा हुए और कहने लगे अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो हमारे साथ चलो। गाँव से बाहर खेतों की साइड पर जो पगडंडी जाती है और साथ लगा ही जो फलों का बाग है, इसमें जामुन के दरख्त पर आज भी जन्नत का साया है और जुमेरात का दिन है आज, तो आज तो वो ज़रूर वहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कहते हो, चलोगे? मैं खामोशी से उनकी बात सुन रहा था, लेकिन सबके कहने पर हाँ हाँ यकीन नहीं आता तो चलो देख लेते हैं, सबके कहने पर मैंने भी हामी भर ली और उठकर उनके साथ चल पड़ा। मेरे इस दोस्त का नाम नदीम था, जो जामुन के दरख्त पर जन्नत होने का दावा करता था। वो अक्सर रातों को खेतों में फिरता और कभी वॉक करने भी निकल जाता था। रात को खेतों में अक्सर पानी लगाने की जब बारी आती तो वो रात गए तक खेतों में रहते थे। हमने उसके इस बात पर यकीन तो नहीं किया था, लेकिन इसके साथ चलने को तैयार हो गए थे। जबकि कुछ दोस्तों का कहना था कि नदीम जो बात कह रहा है वो सच है। हम 5 दोस्त थे, आबिद, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। हम नमाज इशा के बाद निकल पड़े थे। रात गहरी होती जा रही थी। हम चूँकि इशा पढ़ के निकले थे और बातें करते हुए जा रहे थे। 10 से ऊपर का टाइम था। रात के अंधेरे की वजह से डर तो लग रहा था क्योंकि हर तरफ खामोशी छा चुकी थी। गांव में लोग अक्सर जल्दी सो जाते हैं और इशा के बाद तो बाहर का आना जाना भी ख़त्म हो जाता है। अभी हमें चलते हुए 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि खेतों में से बकरी के बच्चे के बोलने की आवाज़ सुनाई दी कि फ़ौरन ही आबिद बोला रुको, यहाँ करीब ही खेतों में से किसी जानवर के बच्चे की बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही है।
सब एकदम से खड़े हो गए। वो खामोशी से आवाज सुनने का इंतजार करने लगा और ये कि आवाज किस तरफ से आ रही है। कि कुछ देर में आवाज दोबारा सुनाई दी। नदीम फौरन बोल उठा, ये बकरी के बच्चे की आवाज है। 2-4 खेत छोड़कर आगे जो खेत है बरसन का, वहां से आवाज सुनाई दे रही है। ये सर्दियों के दिन थे। घुप अंधेरा और सन्नाटे का राज था। इस सन्नाटे में किसी जानवर के बच्चे की आवाज बहुत तेज गूंज के साथ सुनाई दे रही थी। नासिर बोला, छोड़ो यार, हमें उस तरफ नहीं जाना। आवाज आती है तो आती रहे। सर्दियों के दिन हैं, बरसन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे, लेकिन नासिर के टोकने पर रुक गए। नहीं, कुछ भी हो वहाँ पर, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हम जिस मकसद के लिए आए हैं, हमें वहीं जाना है पहले। नासिर सबको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी ना माना और बरसन के खेत की तरफ चल पड़े। नासिर भी मुंह लटकाकर हमारे पीछे चला आ रहा था। सब वहां जाकर देखना चाहते थे। वहां पहुंचने पर पता चला कि बकरी का छोटा सा बच्चा है, जो शायद अकेला होने की वजह से आवाजें निकाल रहा था। नदीम ने कहा, लगता है चरवाहे दिन में यहाँ अपनी बकरियां और जानवर चराने आते हैं। ये उन्हीं का रह गया होगा। इसको उठा लो, कल सुबह पता लगाकर इसको वापस कर देंगे। सब ने नदीम की बात से इत्तफाक किया और बकरी के बच्चे को उठाकर आगे अपनी मंजिल की तरफ, यानी जामुन के पेड़ की तरफ जाने लगे। रात काफी गहरी होती जा रही थी और सबके दिलों में हल्का सा खौफ भी था, लेकिन कोई भी ये जाहिर नहीं कर रहा था। बज़ाहिर वो सब मुतमईन नजर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डरे हुए थे। उनके दिलों में कहीं न कहीं डर दबा हुआ था, क्योंकि खेतों में से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो कि मुख्तलिफ जानवरों की थी। कि मुदस्सर की आवाज़ आई, दोस्तों, हमें रुक जाना चाहिए और वापस चलना चाहिए। मेरी बात मान लो, रात बहुत अंधेरी होती जा रही है, आगे खतरा है और हमारे पास बज़ाहिर कोई हथियार भी नहीं। मुझे डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। सब उसकी बात पर हंसने लगे और उसे डरपोक कहने लगे, मगर कोई भी वापस जाने के लिए राजी न था, लिहाजा वो भी सर झुकाकर खामोशी से चलता रहा। सब चलते जा रहे थे। अचानक से सीटी की आवाज़ आई। सब ने रुककर एक दूसरे की तरफ देखा। इनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो देखना चाह रहे थे कि सीटी किसने बजाई है, मगर सब ने लाइल्मी का इजहार किया और वापस कोई भी नहीं जाना चाहता था। इसके बावजूद कि सब डरे हुए थे, सब ने अल्लाह का नाम लेकर जामुन के दरख्त की तरफ चलना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि सामने जामुन का दरख्त नजर आने लगा। नदीम ने कहा, वो देखो, वो रहा जामुन का दरख्त। सब लोग करीब पहुंचे और जामुन के दरख्त से कुछ फासले पर बैठ गए। वो सब आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, सबसे पहले मुदस्सर बोला, इस बकरी के बच्चे के गले में रस्सी डाल दो ताकि ये अंधेरे में इधर उधर ना हो जाए। सब ने कहा, हाँ ये ठीक है। ये कहकर वो रस्सी तलाश करने लगे। जल्द ही इन्हें एक छोटी सी रस्सी मिल गई, जिसे डालकर उन्होंने वो रस्सी नासिर के हाथ में थमा दी। अब सब जामुन के दरख्त को तकने लगे। अभी 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि जामुन के दरख्त से बहुत ही बारीक तेज सुर्ख रंग की लाइट निकली। ये लाइट इतनी बारीक और इतनी तेज थी कि इसका सही से अंदाजा लगाकर बताना मुश्किल हो रहा था कि ये क्या चीज़ है। वो लाइट कभी दरख्त पर चढ़ती और कभी दरख्त से नीचे उतरती। बस यही खेल हो रहा था और हम सब दोस्तों का खौफ के मारे बुरा हाल था। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर सब ने अचानक ऊंची आवाज में दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। हम में से एक दो दोस्त तो भागने का इरादा रखते थे,
لیکن میں نے زبردستی انہیں روک رکھا تھا۔ پھر سب نے محسوس کیا کہ جو لائٹ درخت سے اوپر نیچے ہو رہی تھی اب وہ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ تو پھر ہم سب دوستوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری سمجھی اور ہم بے حد سپیڈ سے وہاں سے بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، بس بھاگتے ہی چلے گئے۔ ہمیں اپنے پیچھے سے بے حد خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی اور وہ خوفناک آوازیں بے حد بلند ہوتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہمارے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہیں اور بس ہمیں ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور وہ جو بلا بھی تھی وہ بلا ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی تھی، لیکن درود شریف کی بدولت وہ ہمیں پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ ہم نے ہمت نہ ہاری اور بھاگتے ہی رہے۔ بھاگتے بھاگتے ہم اپنے گاؤں تک پہنچے۔ جب ہم سب اپنے گاؤں کی حدود میں پہنچے تو وہیں سکون کا سانس لیا۔ مدثر نے ناصر سے پوچھا، تمہارے پاس بکری کا بچہ تھا، اس کی ڈوری بھی تمہارے ہاتھ میں ہی دی تھی، وہ کہاں ہے؟ وہیں چھوڑ آئے ہو؟ ناصر نے حیرانگی سے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ میں رسی تھی۔ اس نے کہا، میں جب وہاں بیٹھا تھا تو اس وقت بکری کا بچہ موجود تھا، لیکن جب ہم نے وہاں سے بھاگنا چاہا تو میرے ہاتھ میں صرف رسی تھی، بکری کا بچہ اس وقت موجود نہیں تھا کہ جیسے وہ اچانک سے غائب ہو گیا ہو۔ میں نہیں جانتا، جب ہم وہاں سے بھاگ رہے تھے اس وقت بھی میرے ہاتھ میں رسی تھی، بکری کا بچہ نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا۔ پھر ناصر کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ سچ میں بکری کا بچہ ہی تھا یا کوئی اور مخلوق؟ خیر جو بھی ہو، ہم کل صبح جا کر دوبارہ دیکھیں گے۔ اگلے دن جب سب دوست اکٹھے ہوئے تو وہاں جانے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، تو تلاش کرنے پر انہیں وہ بچہ جامن کے قریب پیڑ کے قریب ہی ملا۔ اس کی صرف وہاں پر ہڈیاں موجود تھیں، اس کے جسم پر یعنی ہڈیوں پر گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا، صرف ڈھانچہ ہی باقی رہ گیا تھا۔ وہ دونوں دوست اب سمجھ چکے تھے کہ جو ہم نے دیکھا وہ ہمارا وہم نہیں تھا، وہ حقیقت میں کوئی بلا تھی۔ خون پینے کے بعد اس کے جسم سے نوچ نوچ کر گوشت کھا گئی تھی، اور قریب ہی بڑے بڑے پیروں کے نشان تھے جیسے کسی جانور کے ہوں، لیکن نشان کچھ اس طرح کے تھے کہ جیسے بلا کے پیروں کی 3 انگلیاں ہوں، جو کہ کافی بڑے تھے۔ جب ہم نے یہ دیکھا، ان نشانات کو دیکھنے کے بعد ہمارے اندر رہی سہی سکت بھی ختم ہو چکی تھی، خوف سے ہماری بری حالت تھی۔ پھر ہم وہاں سے واپس چلے آئے، اور اس کے بعد کبھی بھی یقیناً ندیم کا کہنا سچ تھا کہ اس درخت پر جنات آباد ہیں۔ اس کے بعد ہم واپس آ گئے اور دوبارہ زندگی میں کبھی بھی جامن کے درخت کی طرف جانے کی حماقت نہیں کی۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔